हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपना यूट्यूब परिवार आदित्य साइंस कंसेप्ट पर। तो बच्चों, हम लोग एनुअल मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे थे बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया था। तो उसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को बेहतर ढंग से सॉल्व किया है और आज हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो पेन पेपर लेकर आप बैठेंगे मेरे भाई। आप आप जो है सबसे पहले सॉल्यूशन को खुद करेंगे और उसके बाद ही मेरे सॉल्यूशन को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चल, 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0 का एक मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। यानी इफ वन रूट of the quadratic equation x square minus 7x plus 12 equal 0 is 3 then its other root will be, यानी कि दूसरा रूट क्या होगा। चल देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे मेरे भाई तो आपको क्या करना है, आपको ये दो बातें ध्यान रखने हैं। सबसे पहला कि मूलों का योग क्या होता है। मूलों का योग होता है यानी अल्फा प्लस बीटा। हमने माना कि अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के दो मूल अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे माइनस बी अपॉन ए होता है। और इसी तरीका से अल्फा इंटू बीटा आपसे कहा जाए यानी कि मूलों का प्रोडक्ट क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, तो आप कहेंगे सी अपॉन ए होता है। तो आप इसमें से इस वाले सेकंड कंडीशन को लगाकर आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। चल आते हैं, हमें एक मूल दिया गया है यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो किसके बराबर है, सी अपॉन ए के बराबर है। अल्फा कितना दिया गया है, अगर एक मूल मान लेते हैं कि अल्फा है हमारा तो दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल हमारा बीटा हो जाएगा। दूसरा मूल हमारा बीटा हो जाएगा। तो अल्फा अगर 3 दिया है तो 3 रख लेते हैं, इंटू बीटा है, इंटू बीटा है, इक्वल सी। सी कितना है, कांस्टेंट वैल्यू हमारा 12 है, अपॉन ए। ए के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 हो गया। यहाँ से देखें 3 से ये 4 टाइम्स चला जाएगा तो यहाँ से बीटा का वैल्यू मेरे भाई कितना आया, 4। तो आप यहाँ से देखें कि इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाने के एक और तरीका है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, कॉपी भी कर लिए होंगे। देखें, अगर इसको सॉल्व करना हो तो एक और तरीका क्या हो सकता है। देखिए, हम आपको तरीका सिखला रहे हैं ताकि कोई भी तरीके से, कहा जाता है कि अगर हम बहुत सारे तरीका जानते हैं तो हम किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं मेरे भाई तब आपको क्वेश्चन छोड़ के आने पड़ जाएंगे। तो इसी वजह से आपको तरीका जानना होगा। देखिए, ये 12 जो होता है इसको 12 को ब्रेक करना है। कैसे, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, सबसे पहले 12 और 1 को मल्टीप्लाई करना है तो 12 आ जाएगा। अब 12 को ब्रेक करना है इस तरीका से कि -7 है, यानी कि 12 को ब्रेक कीजिए तो 4 और 3। लेकिन ब्रेक इस तरीका से करना है कि गुना करने पर प्लस का 12 आए, लेकिन जब इसको हम जोड़े तो माइनस का 7 आए। तो इसको हम -4 और -3 कर दिए। तो यहाँ से -4 और -3 आया। अब जैसे ही -4 -3 आया तो हम इसको उल्टा करके लिखेंगे यानी कि इसके साइन को बदल देंगे। अब साइन बदलेंगे तो क्या होगा, एक माइनस का है तो प्लस का 4 हो जाएगा और माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो देखिए कि एक मूल हमारा यहाँ 3 दिया हुआ था तो यहाँ पर 3 आया है और एक मूल हमारा 4 हो जाएगा। एक मूल हमारा 4 है। तो इस तरीका से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। चल, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 के मूल p तथा q हो तो p प्लस क्यू का वैल्यू क्या होंगे। अभी अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा कि P और Q का वैल्यू क्या हो सकते हैं। चल ब्लैक पेन ले लेते हैं। देखिए, ये हमारा एक
द्विघात समीकरण है। इसके दो मूल्य दिए गए हैं, एक तो दिया गया है P और एक दिया गया है Q, और हमसे पूछा गया कि P प्लस Q क्या हो जाएगा। देखिए, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस का B अपॉन ए होता है। लेकिन यहाँ अल्फा और बीटा की जगह पर दो मूल P और Q दिया गया है, तो हम अल्फा के जगह पर P रखेंगे और बीटा के जगह पर Q रखेंगे। तो P प्लस Q, B के जगह पर x का कोफिशिएंट P है तो माइनस का P हो गया, और A के कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर हम 1 रख लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो P प्लस Q जो होगा वो हमारा माइनस P के बराबर आ गया। अब यहाँ से माइनस P जो है इसको हम इधर ले जाते हैं तो Q बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि P इधर आकर माइनस P और माइनस P हो जाएगा। तो Q यहाँ से बना क्या, माइनस का 2P। अब इसे और भी अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो कंपैरिजन कर लीजिए। कैसे करना है, आप Q को यहीं छोड़िए, P को नीचे ला दीजिए तो Q अपॉन क्या हो गया, P हो गया इक्वल, यहाँ -2 है तो -2 हो गया। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हम इसके जगह पर 1 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि Q का वैल्यू 2 आ रहा है। अगर Q -2 है तो P कितना है, तो आप कहेंगे कि सर 1 है। तो यहाँ से Q का वैल्यू आ गया और P का वैल्यू आ गया। तो Q का वैल्यू और P का वैल्यू, इन दोनों का हमें क्या करना है, सम करना है। P हमारा 1 है तो 1 रख लेते हैं, Q हमारा -2 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2, तो उत्तर क्या होंगे, माइनस का 1, और यही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखें कि -1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, और यही हमारा सही आंसर है। तो इस तरीका से छोटे-छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं और बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं ये कि ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे। चल मेरे भाई, आप अच्छे ढंग से इसको कंप्लीट करके जाएँगे क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही आने हैं आपके एग्ज़ाम में। और जो भी आपके प्रीवियस ईयर सवाल हैं वो सारे हमने सॉल्व करवा ही रहा है। चल क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x इंटू 2x प्लस 5 इक्वल 0 है तो मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल क्या होगा। चल मूलों का गुणनफल आपसे कहा है तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c अपॉन ए होता है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, तो x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, इधर कुछ नहीं है तो बराबर क्या होगा, 0। अब यहाँ से देखें अल्फा इंटू बीटा जो होगा माइनस सी अपॉन ए, तो c का वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे कि c सर एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, यानी कि वो एक अचर राशि है, यानी जो बदल नहीं सकता है। तो c का यहाँ वैल्यू कुछ नहीं दिया गया, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर कुछ नहीं दिया गया है तो आप ऐसे कर ले, 0 बराबर 0 हो गया। तो c के जगह पर क्या है, 0 है, a के जगह पर 2 है तो 2 हो गया। 0 को मेरे भाई 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, तो आप कहेंगे सर 0 टाइम्स में चला जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 0 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तुच्छा सा एक सवाल है, नन्ना मुन्ना सा सवाल है। चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, यानी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बताना है कि एपी में कौन सा है। तो देखिए एपी का मतलब क्या होता है कि जो आपका सेकंड टर्म है और फर्स्ट टर्म, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर हम मान लें कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, अगर ये एपी में है तो इसका अर्थ है कि b माइनस ए बराबर होगा c माइनस बी के, बराबर होगा d माइनस सी के। ये बातें तो आप जानते होंगे, ये बात को भली भांति आप समझते होंगे। तो यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा समांतर श्रेणी में है। अब यहाँ से अगर ए नंबर को सॉल्व करेंगे तो 0.22 में से अगर 0.2 घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 0.02 आएगा, 0.02 आ जाएगा। इसी तरह से अगर बात की जाए
कि इस टर्म में से अगर इसको घटा दिया जाए, यानी कि 0.222 में से अगर 0.22 को घटा दिया जाए तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि 0.002 आएगा। तो क्या यहाँ पर डिफरेंस सेम है, तो आप कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर नहीं होगा। इसी तरीका से अगर इसे देखा जाए तो 7, इसको सॉल्व करेंगे तो √7, 28 को क्या लिख सकते हैं, 28 को लिख सकते हैं, अगर इसे सॉल्व करना होगा तो हम लिखेंगे 28 को क्या, 4 × 7, 4 × 7 लिख सकते हैं। इसी तरीका से 63 को हम लिख सकते हैं 9 × 7। इसी तरीका से 112 को हम लिख सकते हैं 16 × 7। इसी तरीका से चलता रहेगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो √7, यहाँ से √4 का हम रूट निकाल सकते हैं तो 2√7 हो जाएगा। 9 का अंडर रूट निकालेंगे तो 3√7 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो 4√7 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें डिफरेंस चेक करना है कि दो टर्मों के बीच का जो डिस्टेंस है वो समान है या नहीं है। तो देखिए, अगर 2√7 में से अगर √7 घटाएंगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे √7 होगा। इसी तरीका से 3√7 में से अगर 2√7 को घटाते हैं तो भी क्या आएगा, √7 आएगा। इसी प्रकार से अगर 4√7 में से अगर 3√7 को घटाते हैं मेरे भाई, तो भी क्या आएगा, तो आप कहेंगे √7। इसका मतलब है कि डी का वैल्यू जो है वो हर जगह समान आ रहा है। तो डी का वैल्यू यदि हर जगह समान है, इसका मतलब है कि किस में है, तो आप कहेंगे कि एपी में है। तो हमसे पूछा ही गया था कि कौन सा एपी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है हमारा, समांतर श्रेणी 12, 10, 8, डॉट 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 का कौन सा पद 0 होगा। यानी कि आपको बताना है कि 12, 10, 8 ऐसे ये एक सीरीज है जो घटते क्रम में है, और इनमें से बताना है कि शून्यवां पद कौन सा होगा, यानी कि शून्य कौन सा पद होगा। तो देखिए, एक तो तरीका हम जो बेहतर तरीका आपको समझा रहे हैं कि जब भी आपसे कोई भी पद पूछा जाए, जब से यहाँ पर शून्य पूछा गया है कि शून्यवां पद कौन सा होगा, यानी कि T0 पूछा गया है, T0 पूछा गया है कि ये जो लास्ट जो है, लास्ट जो 0 आया है, ये क्या हो सकते हैं, वो कौन सा टर्म हो सकता है। तो देखिए, सबसे बेहतर तरीका है कि आप पहले डी को निकालें। अगर 10 में से 12 घटाएंगे या 12 में से 10 घटाते हैं तो मेरे भाई 2 आता है, यानी कि हर नंबर 2-2 के अंतराल पर है। हर नंबर कितने के अंतराल पर, 2-2 के अंतराल पर है। तो इसको क्या करना है कि पहले टर्म को पकड़ना है 12, यानी कि सबसे अंतिम पद क्या है, 12 है। तो 12 अपॉन क्या करना है, 2, तो कितना आया, 6 आया। अब 6 आया, इसमें 1 प्लस करना है, 1 प्लस करने हैं, तो 6 + 1 कितना होता है, 7। तो इसका सही आंसर 7वां पद होगा। यानी कि जब इस सीरीज का 7वां पद आप देखेंगे तो वो 0 होगा। 7वां पद क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीका से आप आंसर लगा सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि सर हमें नहीं समझ में आया, तो कोई बात नहीं मेरे भाई, आप इस तरीका से समझिए। चलिए देखिए, ए का वैल्यू आप कह सकते हैं कि सबसे लास्ट जो टर्म है वो 12 है, यानी कि ये हमारा लास्ट टर्म हुआ, लास्ट टर्म हुआ, ठीक है। अच्छा सॉरी, लास्ट टर्म ये नहीं है मेरे भाई, ये फर्स्ट टर्म है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, यानी कि ए का वैल्यू 12 है। ए हमारा 12 है। डी का वैल्यू, डी अगर देखा जाए तो 10 में से अगर 12 को घटाएंगे तो -2 आएगा। और हमसे कहा है लास्ट टर्म जो दिया गया है वो लास्ट टर्म हमारा 0 होना चाहिए, लास्ट टर्म 0 होना चाहिए। तो यहाँ से Tn का फॉर्मूला तो आपको पता है, Tn बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे a + n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से Tn कितना है, तो आप कहेंगे 0 है, अंतिम पद 0 है, तो 0 बराबर a कितना है, तो आप कहेंगे कि 12 है, तो 12 हमने रखा। n हमें पूछा कि कौन सा पद होगा, तो हमने माना कि nवां पद होगा, तो n-1।
डी का वैल्यू -2 है तो -2 रख दिए। इस 12 को जब इधर लाएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है। इक्वल क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे कि n-1 हो जाएगा और इनटू माइनस का 2 है। तो देखिए माइनस का 2 और ये माइनस का 12 कितने टाइम्स में जाएगा? 6 टाइम में जाएगा। तो 6 बराबर क्या हो गया? तो आप कहेंगे कि n-1 हो गया। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ गया? n का वैल्यू 6 प्लस 1 आया और ये क्या हो गया? 7। यानी कि यहाँ से भी उत्तर हमारा क्या आया? 7वां पद आया। 7वां पद ही हमारा 0 होगा। तो इस तरीका से आप समझ सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। समझे मेरे भाई? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ढंग से इसका प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे भाई आपके पास ये ब्रह्मास्त्र है और ये समय आपको अच्छे से प्रैक्टिस में गुजारनी है, क्योंकि आपने साल भर अच्छे ढंग से पढ़ा है और अभी का जो समय होता है वो केवल प्रैक्टिस का समय होता है, रिवीजन का समय होता है कि आप कितना रिवीजन कर रहे हैं। जितना रिवीजन आप करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। रिवीजन नहीं होगा तो आप सोचेंगे कि नई-नई चीज़ों को पढ़ते हुए चले जाएँ और रिवीजन ना हो, तो इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अंतिम का जो समय होता है वो केवल रिवीजन का समय होता है। आप जितना ज़्यादा हो आप रिवीजन करें, जितना ज़्यादा हो प्रैक्टिस करें। मैथ की प्रैक्टिस करें, साइंस का प्रैक्टिस करें, आप लिखने का प्रैक्टिस करें, ये सारे प्रैक्टिस से ही आपको नंबर मिलेंगे। जितना हो सके ये प्रैक्टिस आप करिए, ठीक है? क्वेश्चन है हमारा, समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 का सारवंतर क्या होगा? देखिए, सारवंतर हमने हमेशा कहा कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हुए चले जाइए, तो जो भी होगा वो हमारा सारवंतर होगा। अब यहाँ से आपको कन्फ्यूजन, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज्ड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पहले ही दे दिया जाता है -5, जैसे यहाँ पर दिया गया है देखिए, -5 -1, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे कि -1 में से घटाना होगा -5 को, तो ये -5 को घटाना है, लेकिन ये -5 ही घटा देंगे ऐसे ही और आ जाएगा क्या उनका? -6। आप लगा कर आएँगे ऐसे, एग्ज़ामिनर करेगा ऐसे, तो इस तरीक़ा से गलत हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। -1 में से हमें घटाना है तो घटा दिए। किसको घटाना है? -5 को घटाना है तो -5 घटा दिए। यहाँ से क्या हो गया? देखिए, -1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 5 हो गया। अब घटाइए, 5 में से 1 गया तो मेरे भाई 4 होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कभी भी माइनस वाले में कन्फ्यूजन हो तो आप कहीं से भी घटाइए। एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ से, एग्जामिनर को मतलब है कि आपका उत्तर सही है या नहीं है। तो आप 7 में से 3 को घटाइए मेरे भाई। तो 7 में से 3 घटाएँगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ से भी 4 ही आंसर आया था। तो आप पॉजिटिव में से घटा लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। अब ऐसा नहीं करना है कि 7 में से 1 को घटा लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? जब भी घटाएँगे तो दूसरे टर्म में से उसके आने वाले पहले टर्म को घटाना है। चल। ये क्वेश्चन हो गया, 32 हो गए, 33 नंबर। चल, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, पहला पद ए है, सार्व अंतर डी है, तो कह रहा है कि प्रथम इन पदों का योगफल क्या होगा? हमने अपने प्रैक्टिस सेशन में कितनी बार इस फॉर्मूला को बताया है कि बच्चे इस फॉर्मूला को रट लेना है। जब भी आपसे पूछा जाए कि एन यानी कि सभी इन पदों का योग क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट 1। तो देखिए क्या ये ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है? पहला पद ए है तो ए के टर्म में ही लिखे हैं, सारवंतर डी है तो डी के टर्म में ही लिखे हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? n वाला तो नहीं चाहिए, ये नहीं रहेगा, 1/2 नहीं चाहिए, n/2 चाहिए, तो n/2 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। तो इस तरीका से उत्तर आप छांट सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है
तो बच्चे लाइक का बटन दबा देंगे, वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि आपके जैसा बहुत सारे बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चलिए क्वेश्चन है हमारा कि यदि समांतर श्रेणी का इनवा पद Tn बराबर 3 - 4n तो T5 इक्वल व्हाट? क्या कहा है कि यदि समांतर श्रेणी का इनवा पद यानी कि इनवा पद जो दिया गया है यानी Tn जो दिया गया है आपको, वो दिया गया है क्या? तो आपका 3 - 4n दिया गया है और कह रहा है कि T5 बताना है आपको। तो T5 निकालना है यानी कि आपको अब क्या करना है, देखिए Tn दिया हुआ था 3 - 4n, आपको पांचवा n के जगह पर क्या दिया गया है? 5 दिया गया है। तो अब हम n के जगह पर 5 पुट करेंगे, तो पुट कर लीजिए 3 - 4, n के जगह पर क्या 5 पुट करना है तो 5 पुट कर लेंगे। तो कितना आया? 3 - 5 का 4 गुना 20 होता है, तो 20 में से अगर 3 को घटाएंगे तो कितना होगा? 17 होगा। वैल्यू किसका अधिक है? माइनस वाला का, तो -17। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए -17। तो इस तरीका से आप आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 - 5n है तो इसका सार्व अंतर होगा। ये देखिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि जब भी सार्व अंतर आपसे पूछा जाए तो सार्व अंतर निकालने के लिए हम करते क्या है कि अपनी मर्जी से जब भी आपको कोई दिया गया है सामान्य पद दिया गया है 17 - 5n, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि n का वैल्यू अपनी मर्जी से 1 2 3 4 भरते हुए चले जाना है। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा। जैसे अगर हम n का वैल्यू 1 रखते हैं, n का वैल्यू अगर हम 1 रखें तो क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे 17 माइनस 5 गुना 1, तो क्या हो गया? 17 में से 5 गया तो आप कहेंगे 12 हो जाएगा। इसी तरीका से जब हम 2 रखेंगे तो क्या होगा? 17, जब n का वैल्यू हम क्या रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं, तो 17 माइनस 5 का डबल हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 5 का डबल 10 होता है। तो 17 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 7 हो जाएगा। इसी तरह से आप n का वैल्यू जब 3 रखेंगे तो 3 रखने पर क्या होगा? तो 17 माइनस 5 गुना 3 हो जाएगा। तो 15, 17 में से 15 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो इस तरीका से अब हमें डिफरेंस मिल गया, यानी कि अगर हम पहला पद देखें तो 12 है, सेकंड वाला देखें तो हमारा 7 है, थर्ड देखा जाए तो 2 है। तो यहाँ से हम सार्व अंतर निकाल सकते हैं। 7 में से 12 जाएगा, 7 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 5। 2 में से अब 7 घटा कर देख लीजिए, 2 में से 7 घटाएंगे तो भी क्या आया? माइनस का 5। तो देखिए कि सार्व अंतर हर जगह समान है, इसका मतलब है कि हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल है। ये देखिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। हम यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन समझाएंगे कि सम अगर दे दिया जाता उसका योगफल पूछता तब आप क्या करते हैं। देखिए कह रहा है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्या हम किसको कहते हैं? काउंटिंग नंबर को, यानी कि गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। यानी ये जो भी नंबर दिया गया है वो कंजिक्यूटिव है, यानी लगातार संख्या दिया गया है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला नहीं रटना है कि क्या फॉर्मूला है, तो आप सीधी सी बात समझिए, अपनी मर्जी से नंबर लिख लीजिए, जो मर्जी लिख लीजिए, लेकिन वो कंटिन्यूअस नंबर होना चाहिए और साथ ही साथ वो विषम नंबर होना चाहिए। तो पहला विषम नंबर हमने 1 लिया, दूसरा लिया 3 और तीसरा लिया हमने 5। 1 3 और 5, इसका जब हम सम करेंगे तो सम क्या होगा? तो आप कहेंगे कि 1 प्लस 3 प्लस 5, तो 5 3 8 है, 1 9 हो गया। क्या इस 9 को मेरे भाई ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर? क्या इस 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर हम लिख सकते हैं। चल कोई बात नहीं। अब इसी नंबर को हम और लिख लेते हैं 1 3 5 7, हमने 4 नंबर लिया। इसको भी सम करते हैं, तो सम कर दिए
तो क्या हो गया 7 + 5 + 3 + 1, इसको जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। क्या हम 16 को ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर हम लिख लें 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 हम लिख लिए, तब क्या होगा? तो आप कहेंगे कि इसको जब ऐड करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्या हम 36 को ऐसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सर हम 6 का स्क्वायर इसे लिख सकते हैं। तो मेरे भाई क्या आपने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व किया? यहाँ पर देखिए कि हो क्या रहा है कि यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 3 नंबर्स हैं, तो इसका जो सम हो रहा है वो 3 का स्क्वायर हो रहा है। देखिए 3 का स्क्वायर हो रहा है। अगर हमने संख्याएं 4 ली है 1, 2, 3, 4, तो ये संख्या क्या हो रहा है? इसका योगफल हो रहा है 4 का स्क्वायर। इसी तरीका से यहाँ पर संख्या हमने 6 लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ इसका जो योगफल हुआ है वो 6 का स्क्वायर हुआ है। तो इसी तरीका से हम कह सकते हैं कि अगर हमें n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल करना है, यानी n अगर संख्या है तो उसका मेरे भाई योगफल भी क्या होगा? n का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होंगे। तो हर चीज को सीखिए, रटना आपको बिल्कुल नहीं है। रटने से आप केवल रटुआ तोता की तरह बन सकते हैं। स्मार्ट बच्चा की तरह आप हर पॉइंट को समझें, समझने से ही आपकी नैया पार लगेगी। चलिए, अब यहाँ से हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि इन सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो उसको भी आप बनाना सीख लें। देखिए, अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा होता कि इन सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, सम संख्या आपसे पूछा है, तो सम संख्या के लिए क्या होगा? देखिए, यहाँ ऑड था, हम इसे बना देते हैं इवन, ठीक है? या चले कोई बात नहीं, इसी अब n के जगह पर n n n सम संख्या की बात की जा रही है, ठीक है? कि अगर n सम संख्या, तो देखिए सबसे पहले सम संख्या 2 होता है, 2 के बाद 4 होता है, तो 4 + 2 क्या होता है? तो आप कहेंगे कि 4 + 2 6 होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसी तरीका से हमने लिखा 2 + 4 + 6, तो कितना हुआ? तो 6 4 10 है 2 12, तो ये 12 हो गया। इसी तरीका से और भी हम ले लेते हैं 2 + 4 + 6 + 8, तो कितना हो गया? तो आप कहेंगे कि सर अब हो गया 20, अब कितना हो गया? 20 हो गया। और भी हम नंबर ले लेते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10, हमने लिया, तो अब इसका सम 30 होगा। तो क्या आपने एक बात ऑब्जर्व किया कि यहाँ देखें 2 संख्याएं हैं, संख्या कितनी है? 2 है, तो 2 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2 संख्याएं हैं तो 2 लिखा गया और एक बढ़ा के गुना किया है, तो 2 गुना 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 2 गुना 3 क्या हो गया? 6 हो गया। इसी तरीका से अगर यहाँ 3 संख्याएं हैं तो 3 हमने लिखा, 3 में 1 जोड़े तो 4 हो गया, तो 4 गुना 3 क्या हो गया? तो आप कहेंगे कि 12 हो गया। इसी तरीका से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 संख्याएं थी, तो 4 एक बढ़ा दिए तो 5 हो गया, तो 5 का 4 गुना 20 हो गया। तो यहाँ से जब भी आपको सम संख्याओं का योग पूछेगा तो ध्यान रखेंगे सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग आपसे कभी भी पूछे मेरे भाई, तो आपको ये सम संख्या क्या होना चाहिए? n सम संख्याओं का योग जो प्राकृतिक है। तो यहां से क्या हो जाएगा? n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा सम संख्या अगर पूछा जाए कि n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो उसका फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है? n इंटू एन प्लस 1 याद रखना है। चल, अब आप समझ गए होंगे, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपको सिखलाया। चल,
क्वेश्चन है यदि 18 x y -3 समांतर श्रेणी में है तो x प्लस वाई क्या होगा। x प्लस वाई का वैल्यू आपको बताने हैं तो x प्लस वाई का वैल्यू तभी निकाल सकते हैं, x प्लस वाई का वैल्यू आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको x का वैल्यू पता हो जाए और y का वैल्यू पता हो जाए। तो x और y का वैल्यू हम कैसे पता करेंगे। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके समक्ष तो आप क्या करिएगा, सार्व अंतर को इक्वल कर दीजिएगा। सार्व अंतर इक्वल करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां से करेंगे तो x माइनस 18 हो जाएगा, x माइनस 18। यहां से करेंगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि y माइनस एक्स हो जाएगा, y माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहां से जैसे ही हमने किया तो ये बात आ गए, तो यहां से x को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 2x माइनस 18 बराबर y हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं 2x, इसको y को इधर लाते हैं तो y हो गया, 18 को उधर ले जाते हैं तो 18 हो गया प्लस का। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब यहीं से अब कंपैरिजन हम कर लेते हैं ये बचे हुए 3 टर्मों में। तो y में से x घटाएंगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि y में से अगर x घटाते हैं तो y माइनस एक्स हो जाएगा। इसी तरीका से -3 में से y घटाते हैं तो बराबर हो जाएगा -3 माइनस वाई हो जाएगा। तो यहां से देखें y इधर आएगा तो प्लस का होगा तो 2y माइनस एक्स बराबर हो गया माइनस का 3। या इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर हमारा आ गया, यहां पर हमारा काम हो गया, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इसको हमने इक्वेशन सेकंड माना। जैसे ही हम इक्वेशन सेकंड माने तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम अब सॉल्व करेंगे। तो होगा क्या कि यहाँ देखिए यहाँ पर y है, यहाँ पर 2x है, वहां पर 2y है और x है। हमें निकालना है x प्लस वाई। हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई निकालना है। तो x प्लस वाई निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ सकते हैं। क्या हम इक्वेशन को जोड़ सकते हैं, तो आप लिखेंगे कि इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस वाई बराबर 18 है और यहाँ पर क्या है, तो आप कहेंगे 2y माइनस एक्स बराबर -3 है। यहाँ से देखिए क्या होगा, ये 2x में से x गया तो बचेगा x, यहाँ माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, तो प्लस वाई में से प्लस 2y में से माइनस का y गया तो प्लस का y बचेगा। 18 में से 3 घटेंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि 15 बचेगा। यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया, तो आप कहेंगे कि सर x प्लस वाई का वैल्यू 15 आया है और यही हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए कि ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर्स में भी आ सकते हैं, यानी जो आपका शॉर्ट टर्म क्वेश्चन होता है वो उसमें भी ये प्रश्न आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न का आप प्रैक्टिस अवश्य करके जाएं। ठीक है, चल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है यदि ए एंड बी पूरक कोण है तो क्या हो सकता है। यानी ए और बी जो है कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो क्या होगा, साइन बी बराबर साइन बी होगा, या सेक ए बराबर कॉसेक बी होगा, या कॉट ए बराबर कॉट बी होंगे, या टेन ए बराबर टेन बी होगा। क्या होंगे, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। जैसे हमने ये कोई एंगल बनाया, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोई एंगल है, तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ पर अगर ये कोण अल्फा है और ये कोण बीटा है, ये कोण अल्फा और ये कोण बीटा है, तो इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा जो है
क्या है, तो आप कहेंगे कि 90 डिग्री के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, और ये अल्फा जो है बीटा का क्या है, पूरक कोण है, और बीटा अल्फा का पूरक कोण है। अल्फा बीटा का पूरक कोण है और बीटा अल्फा का पूरक कोण है, और इन दोनों का योग जो होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से आप समझ गए कि a प्लस बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे कि 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a का जो पूरक कोण होगा वो 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। तो अब इस चीज को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करता है। देखिए पहला कह रहा है कि साइन बी, पहला अगर देखा जाए इसको, तो साइन बी को हम ऐसे ही छोड़ते हैं, इस साइन बी को चेंज कर रहे हैं, इस साइन बी या इस चीज को। देखिए एक और बात समझिए कि अगर a जो है 90 माइनस बी है, तो हम b को कह सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस ए है, 90 डिग्री माइनस ए हो सकता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो साइन बी को हमने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे कि साइन बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ए लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कॉस थीटा होता है, यानी कि इसका वैल्यू कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। तो क्या साइन बी और कॉस ए इक्वल होंगे, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, ये दोनों इक्वल नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। इसी तरह से अगर सेक ए बराबर कौशिक बी को चेक किया जाए, तो हम कौशिक बी को चेंज करते हैं। जैसे ही हम कौशिक बी को चेंज करेंगे तो कौशिक को ऐसे ही छोड़ते हैं। बी के लिए हमने लिखा 90 माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए लिखे। तो कौशिक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो इसको हम लिखेंगे सेक ए, सेक ए। तो यहां से देखिए सेक ए और यहां से भी आया सेक ए, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, ये दोनों का वैल्यू बराबर आएगा। इसी तरीका से अगर आप कॉट ए को चेक करना चाहते हैं, तो कॉट बी के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, तो यहाँ से टेन ए हो जाएगा। तो कॉट ए और टेन ए बराबर नहीं होता है, तो ये गया। इसी तरीका से टेन ए बराबर टेन बी है, तो टेन बी को करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, टेन 90 माइनस ए हो जाएगा। टेन 90 माइनस ए, टेन 90 माइनस थीटा मेरे भाई कॉट थीटा होता है, तो कॉट ए हो गया। तो टेन ए और कॉट ए दोनों इक्वल नहीं होते हैं, तो ये भी गया। तो देखो कि एक ही ऑप्शन है जो हमारा पूरक कोण है, तो सेक ए बराबर कौशिक भी, ये एक दूसरे के पूरक कोण है, और यही हमारा सही आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का भी आप प्रैक्टिस अवश्य करके जाएं। चल, एक और क्वेश्चन है यहीं पर छुपा हुआ है, छुपा रुस्तम है व्यक्ति ये, छुपा रुस्तम क्वेश्चन। चल, क्वेश्चन है कि cos 90 डिग्री माइनस 5 किसके बराबर होगा, तो मेरे भाई अभी अभी पढ़ा कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि साइन थीटा होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 5 लिख देंगे। तो साइन 5 का ही ऑप्शन मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो हर बच्चा बनाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री इक्वल क्या होगा, तो यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पहली फॉर्मूला ध्यान रखना है। दूसरी बात ये याद रखना है कि आपको अभी अभी हमने बताया कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे कि कॉस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 20
कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर क्या 63 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? क्या हम साइन स्क्वायर 60 डिग्री को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर इंटू 90 माइनस 27 डिग्री, ये अभी भी 63 डिग्री है। चल, तो इस फॉर्मूला के आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये साइन स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा? कॉस स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 27 डिग्री हो गया, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री हो गया। तो ये माइनस का कॉस स्क्वायर 27 और ये प्लस का कॉस स्क्वायर 27, ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचा तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक, चल। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा सत्य है जब थीटा व्हाट, यानी थीटा का वैल्यू हम क्या रखें कि साइन 2 थीटा बराबर हो जाए 2 साइन थीटा के। तो देखिए, आपको यहां पर सबसे बेहतर है कि आप यहां पर थीटा का वैल्यू रखकर पुट करें। ठीक है, जैसे हम थीटा का वैल्यू रखेंगे और थीटा का वैल्यू रखेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों चीजें बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहला हम साइन 60 डिग्री रख लेते हैं। तो देखिए, साइन 60 डिग्री का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन 2 इंटू 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 साइन 60 डिग्री, 2 साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से साइन कितना हो गया? तो आप कहेंगे साइन 120 डिग्री हो गया बराबर हो गया 2 साइन 60 डिग्री, 2 साइन 60 डिग्री। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। ये देखिए, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। ये 90 है और ये हमारा 90 और 180 के बीच में होता है। यहाँ पर जो वैल्यू होते हैं वो 0 से लेकर 90 के बीच में होता है। और यहाँ पर जो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड चतुर्थांश में जो होता है, उसमें 90 से लेकर 180 तक होते हैं एंगल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता होना चाहिए कि साइन जो होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये दोनों के दोनों निगेटिव हो जाते हैं। ये दोनों के दोनों निगेटिव होते हैं। तो साइन 120 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं बराबर हो जाएगा 2 साइन 60, 2 साइन 60 डिग्री। तो देखिए, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पहले ही माइनस लग गया। और 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है। तो इस चीज को हम लिखेंगे कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री बराबर हो गया 2 साइन 60 डिग्री, 2 साइन 60 डिग्री हो गया। यहां से देखिए, ऐसे ही हमें पता चल रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल नहीं है। देखिए, अगर हम चाहते तो हम डायरेक्ट इसको कह सकते थे कि मेरे भाई इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा और हम बनाकर चले जाते। लेकिन आप कुछ भी नहीं सीख पाते, आप सीख नहीं पाते। हमारा मूल मकसद है कि आपको सिखला देना है कि ऐसा क्वेश्चन अगर आए आपके सामने तो आप नर्वस ना हो, आप बिल्कुल क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सॉल्व करके आए। इस वजह से भले आपको टाइम लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि सर हम आराम-आराम से पढ़ा रहे हैं, बट आराम से पढ़ाने का मूल मकसद यही है हमारा कि आप अच्छे ढंग से प्रिपेयर होकर जाएँ। ऐसा नहीं कि रैंडमली उठे और सुबह में उठे, ब्रश किए और जाकर एग्ज़ाम देकर चले आए। बाहर निकले तो फिर वही आपसे पूछा जाएगा। मैट्रिक में जैसे ही गेट से बाहर निकलेंगे, वो सेंटर से कैमरा वाला, माइक वाला खड़ा रहेगा आपसे पूछने के लिए कि बताइए क्या-क्या क्वेश्चन आया था, क्या आया था?
पूछ देगा, आप गलत बता कर आएंगे, जैसे आपने वीडियो वायरल देखा होगा बहुत सारे। तो ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। चलिए, माइनस कॉस 30, कॉस 30 का मान क्या होता है? तो आप कहेंगे कि कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान मेरे भाई कितना होता? तो आप कहेंगे कि √3/2 होता है। और यहाँ से क्या हो गया, 2 साइन थीटा, तो 2 साइन 60 का मान कितना हो गया? तो √3/2। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। इसी तरीका से हमें और भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। तो देखिए, जब हम चल अब 30 डिग्री रख लेते हैं, तो साइन साइन 2 थीटा, तो साइन 30 का डबल क्या होगा? 60 डिग्री बराबर 2 साइन 30, साइन 30 आ गया। तो यहाँ से क्या होगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, बराबर होता है 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल। क्या ये √3/2 1 के बराबर है? नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। 45 डिग्री, यहाँ देखिए 45 का डबल 90 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। यहाँ पर साइन 45 1/√2 होता है और इंटू 2, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो अब बचा हुआ ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या 0 पर सही है? तो देखिए, साइन 2 इंटू 0 बराबर हो गया 2 साइन 0 डिग्री। तो ये कितना हो गया, साइन 0 डिग्री हो गया, ये भी बराबर हो गया 2 साइन 0 डिग्री। और साइन 0 का मान कितना होता है? 0, तो ये पूरा टर्म 0, ये भी पूरा टर्म 0, 0 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चल, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे कि हम आपके साथ क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या हम आपके साथ बातें कर रहे हैं, हमारी बातों को आप अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। चलिए, क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा इक्वल 4/5 है तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? देखिए, साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है, तो साइन थीटा क्या होता है? अगर आपसे साइन थीटा हम कहें कि साइन थीटा क्या होता है, तो देखिए, साइन थीटा बराबर होता है P/H, P/H। टेन थीटा क्या होता है? तो टेन थीटा होता है हमारा B/H, B/H। तो यहाँ देखिए, साइन थीटा कितना दिया गया है? ये जो है 4 जो है ये P है और 5 जो है हमारा H है। तो जो भी हमारा उत्तर होगा, नीचे में H है तो 5 वाला होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया। तो बचा हुआ एक ही ऑप्शन रहा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। तो आप मेरे भाई ऐसा बिल्कुल ना देखें कि केवल हम बता कर चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको अवश्य हम सिखलाएंगे। चलिए सीखते हैं। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक ट्रायंगल का निर्माण कर लें, आप एक ट्रायंगल का निर्माण कर लें। ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब P है, तो अगर हम इसे थीटा मान लेते हैं तो इसके सामने का ये P हो जाएगा, 90 के सामने H होता है और ये बचा हुआ B हो गया। तो P का वैल्यू दिया गया है 4, H का वैल्यू दिया गया है 5। तो पाइथागोरस आप लगाएंगे तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 का स्क्वायर मेरे भाई ये हैंग करने लगा। एक मिनट। अब पैनिक हो रहे होंगे कि क्या होगा एग्जाम में, क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं आएगा, क्या पढ़ना चाहिए, अभी तक इतना ही पढ़े हैं,
आप तक कुछ पढ़े ही नहीं है, आपके मन में हज़ारों सवाल आ रहे होंगे और हज़ारों सवाल वो आपको पैनिक क्रिएट कर रहा होगा। तो मेरे भाई आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, आप आराम से अपनी तैयारी में लगे रहें। बस ये सोचें कि जो हम पढ़े हैं वही एग्ज़ाम में आएगा। अगर ऐसा सोचकर आप पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हमने आज तक पढ़ा ही नहीं, क्या होगा, क्या नहीं होगा? तो मेरे भाई आप अपनी तैयारी को नष्ट कर रहे हैं। अपनी तैयारी को पूरी तरीक़ा से बेकार बना रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको जब भी ऐसा हो, जैसा आपको लगे कि हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप सीधी-सी बात समझें कि जो होगा सो अच्छा होगा। च तो आप बिल्कुल पैनिक ना हो, जो होगा सो मेरे भाई ऊपर वाला अच्छा करेगा, ठीक है? और आप अपनी तैयारी बेहतर कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े हुए, आपकी तैयारी बेहतर हो रहा है। चल, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, देखिए, आपको करने क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, तो आप सबसे पहले एक ट्रायंगल का निर्माण करें। एक ट्रायंगल का निर्माण कर लें। ट्रायंगल निर्माण करेंगे तो ये हमारा थीटा होगा, ये हमारा 90 डिग्री और ये थीटा होगा। थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है और यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा बेस, ठीक है? परपेंडिकुलर हमारा 4 दिया गया है, 4 हो गया। हमारा हाइपोटेनस 5 दिया गया है और बी हमें पता करना है। तो हाइपोटेनस एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ से अगर हमें बी निकालना है तो बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर इक्वल हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बी का वैल्यू क्या होगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। एच स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहेंगे 25 होता है। पी पी कितना है? 4 है। 4 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहेंगे 16 होगा। तो 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा? तो रूट 9 और रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि 3 आ गया और ये हमारा बी है। तो बी आ गया 3 तो हमें टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी होता है। अच्छा मेरे भाई एक बात ध्यान रखना है, हमसे मिस्टेक हो गया, माफ़ कीजिएगा, ठीक है? हमने शायद लिख दिया है टेन थीटा होता है बी अपॉन एच, ठीक है? ये शायद हमने गलती कर दिया है, माफ़ कीजिएगा। वहाँ आप सुधार लीजिएगा, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी होता है। तो पी का वैल्यू कितना है? तो पी का वैल्यू कहेंगे कि 4 है सर और बी का वैल्यू 3 है। तो उत्तर कितना हो गया? 4/3। तो 4/3 हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि वो तरीका गलत है। वो तरीका गलत बिल्कुल नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे। हमने जो सिखलाया वो तरीका गलत नहीं है। हमने वहाँ पर डाटा गलत ले लिया था। तो गलत डाटा की वजह से हमने आपको गलत आंसर बताया। देखिए क्या करना है, जब पता है आपको कि P अपॉन बी होता है, इसका मतलब कि हमारे नीचे में क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो 3 देखिए कि ऑप्शन में कौन-सा है? ए वाला में नहीं है, बी वाला में भी नहीं है और डी वाले में भी नहीं है। तो ऐसे ही चला गया। तो हमारा एक ही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट का नियम। कुछ ट्रिपलेट हम बता दे रहे हैं, जैसे आपको याद रखना है 3, 4, 5। इसी तरीक़ा से आपको याद रखना है 5, 12, 13। एक और ट्रिपलेट आपको रखना है याद 8, 15, 17। यानी कि जहाँ पर 3, 4 आएगा वहाँ 5 भी आएगा। जहाँ 5, 12 आ रहा है 13 भी आएगा। जहाँ 8, 15 आ रहा है तो 17 भी आएगा। इसी तरीक़ा से याद रखना है कि 9, 24 एंड 25 ये 4 आप डाटा को याद रखें। आपको ट्रायंगल बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। कोई 2 चीज़ आपको दिखाई देगा तो तीसरा ऑटोमैटिक आपको रख लेना है। चल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। चल 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि टेन थीटा इक्वल 1/√7 है, यानी टेन थीटा का वैल्यू 1/√7 है, तो कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हमारे भाई बहन, हमारे प्यारे बच्चे, आप गलती क्या करेंगे कि आपको सब चीज पता है लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। देखो बच्चा नॉर्मली क्या करेगा, देखेगा कि टेन थीटा 1/√7 है, वो करेगा क्या कि टेन थीटा बराबर 1/√7 और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह लिखेगा P/B और यहाँ से H का वैल्यू निकालेगा, H का वैल्यू निकालेगा। हालांकि वो प्रोसेस गलत नहीं है, प्रोसेस गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। देखिए हमसे पूछा गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला ही है जो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो आपको ऐसे सोचना है, ऐसे नहीं कि बस भेड़ गधों की तरह लग गए अपना क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व। तो थोड़ा सा स्मार्ट बन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, चल देखिए आपको पता है कि टेन 45 का मान क्या होता है। टेन 45 का मान 1 होता है। टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो जहां टेन 45 है वहां 1 रख लीजिए। 1 माइनस 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया? 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो गया। 1 में से 1 गया तो क्या बचा? 0। 0 अपॉन 2, तो इसका वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरीका से क्वेश्चन को टेकल करने हैं, हर बारीकी चीज को आप समझें। आपके पास समय अब कम बचा है, इस वजह से आप थोड़ा सा कम खेल कूद पर ध्यान दें, मोबाइल पर कम ध्यान दें। मोबाइल तभी इस्तेमाल करें जब आपको पढ़ना हो, रील्स के चक्कर में मत रहें। रील्स के चक्कर में रहेंगे पूरा व्यर्थ जाएगा आपका मेहनत साल भर का। चल क्वेश्चन है कि 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखिए 3 है, कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है? तो आप कहेंगे 1/√3 होता है। तो 1/√3 और इसका क्या है? स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर हो गया। यहाँ से क्या हो गया? 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू डॉट 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 cos 80 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखिए हमेशा इस बात को ध्यान रखें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि साइन 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री इंटू डॉट डॉट करते हुए चला जाएगा और पूछ देगा साइन 89 डिग्री और क्या होंगे वैल्यू। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो देखिए इन दोनों क्वेश्चन में फर्क है, इन दोनों क्वेश्चन में फर्क है। फर्क क्या है अभी समझाते हैं। देखिए यहाँ पर cos 1 डिग्री और cos 1 डिग्री, हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें 90 डिग्री बनाना है, और जहां 90 डिग्री बनेगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। जहां 90 डिग्री बनेगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ साइन 1 डिग्री और साइन 89 डिग्री, ये दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर 1 हो जाएगा। इसी तरीका से साइन 2 डिग्री और साइन 88 डिग्री, साइन
88 डिग्री, ये भी मिलकर 1 हो जाएगा तो इंटू 1 हो जाएगा। तो इसका पूरा का पूरा उत्तर 1 हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो साइन 1 जो होगा वो कॉस 1 जो होगा वो कॉस 89 से मिलेगा तो 1 बना देगा। कॉस 2 88 से मिलेगा 1 बना देगा तो 1। लेकिन आप ध्यान रखें कि एक इसके बीच में एक डाटा है जो कॉस 90 डिग्री का है। क्या है? बीच में कॉस 90 डिग्री है और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर कॉस 90 डिग्री आया बीच में तो ये पूरा टर्म को क्या बना दिया? 0 बना दिया। ये पूरे टर्म को 0 बना दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। यहाँ पर 1 क्यों रह गया? इसका रीजन है मेरे भाई, 1 रहने का कारण, अगर यहाँ पर साइन 90 डिग्री भी होता, साइन 90 डिग्री भी होते तो इसके आंसर 1 ही होता। क्यों? क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। लेकिन यहाँ पर अगर साइन 0 से स्टार्ट होता है, साइन 0 से स्टार्ट होता तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तब ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाते हैं। यहाँ 90 डिग्री कॉस 90 का वैल्यू 0 है, इस वजह से ये 0 बना। और यहाँ पर साइन 0 नहीं था, साइन 0 नहीं था, इस वजह से इसका वैल्यू 1 रह गया। अंतर समझ में आ गया आपको? चल, आप तेज हो गए हैं मेरे भाई, आप तेज तरार बच्चे हो गए हैं। चल, क्वेश्चन है 2 माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल व्हाट? इसका वैल्यू आपको पता करना है। देखिए यहां पर लिखा है 2 माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर ए है, ठीक है। यहां पर देखिए दोनों में 2 है तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या? यहाँ कॉमन लिए तो 1, यहाँ पर कॉमन लिए तो बचा क्या? कॉसेक स्क्वायर, ये बचा। आपने पढ़ा होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसके जगह पर माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा 2 इंटू माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखिए 2 इंटू माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का 2 कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं और यही हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम उत्तर लगाएंगे। तो ये सिंपल सिंपल सा प्रश्न है जिसको आप अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहां भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके लिए है। चल क्वेश्चन है यदि a sin x इक्वल 1 और b cos x इक्वल 1 है तो cot x का मान क्या होगा? देखिए cot थीटा क्या होता है? cot थीटा की अगर बात की जाए तो cot थीटा किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे कि cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा होते हैं। तो यहां से आप cos थीटा अपॉन sin थीटा लाने का प्रयास कीजिए तो कैसे होगा? देखिए ये हमारा b cos थीटा है तो b cos x बराबर 1 है और यहाँ a sin x बराबर 1 है तो a sin x बराबर 1 कर दिए। अब ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने से क्या होगा? तो cos और sin ये b अपॉन ए होगा इंटू कॉस अपॉन साइन क्या हो गया? तो आप कहेंगे कि कॉट एक्स हो गया बराबर 1 हो गया। तो यहां से कॉट एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉट एक्स, ये ए इधर चला जाएगा
और b नीचे आ जाएगा। तो इसका उत्तर मेरे भाई क्या हो गया, a/b। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अपना साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -1 इक्वल 1 क्या होंगे। आप इसको बनाइए। चल देखिए, एक फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर 45 डिग्री और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री ये दोनों प्लस में है, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 1 हो गया। और माइनस का 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। चल अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन है टेन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या होगा। ठीक है, देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर ए प्लस 1, तो 1 हमने लिखा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अभी अभी हमने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हम साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होंगे। तो यहां से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां हमने कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से बताइए जरा हमें, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा को जब उल्टा करेंगे 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो यहाँ से 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा, क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और क्या आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, समझे। चल तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं। हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और भी हमारे 50 क्वेश्चन हैं जो हम लोग बहुत जल्द